कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीद को कब से कम कर रहा है। देश भर में होम बायर्स के लिए राहत भरा फैसला क्या है और क्या सरकार का इरादा कुछ और बैंकों के मर्जर का है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार वार्ता के तेजी से आगे बढ़ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के उद्योग मंत्री टॉड मैकले के साथ दोनों देशों के बीच एफटीए वार्ता की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 4 दिन की यात्रा पर न्यूजीलैंड में हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एफटीए को अंतिम रूप दिया जा रहा है और दोनों देश एक दूसरे की संवेदनशीलता का सम्मान कर रहे हैं। Take back investments to India, take back technology to India, get trade to India, and I think get tourists to India. If you can look at this ITTT, investment, trade, tourism, technology, as your mantra to your families back home, to your friends back home, I think you will do a great service to your motherland. It will be a great payback for all the good things, for all that we have received from India. And you will be a partner in our journey to a developed and prosperous India, Viksit Bharat 2047, which is a collective resolve of 1.4 billion Indians. भारत इस महीने के अंत से रूस से क्रूड ऑयल की सीधी खरीद में कटौती करने जा रहा है। इससे नवंबर के अंत से भारत में रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट घट सकता है। ये कदम रशिया की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर 21 नवंबर से लागू होने वाले नए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उठाया जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत के कुल रशियन ऑयल इंपोर्ट में आधे से ज्यादा हिस्सा रखने वाली भारतीय रिफाइनरी कंपनियां नए अमेरिकी प्रतिबंधों के पालन में रूसी तेल की प्रत्यक्ष खरीद में कटौती कर सकती हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी शामिल हैं। दरअसल अमेरिका ने रूस की दो तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर 21 नवंबर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों के तहत इन कंपनियों की सभी अमेरिकी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दूसरे देशों की संस्थाएं भी अगर इनके साथ बड़े लेन देन करती हैं तो उन पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। दिसंबर में रशियन तेल की आपूर्ति में तेज गिरावट आ सकती है, जबकि 2026 के शुरुआती दौर में ये स्थिति नए व्यापारिक माध्यमों और वैकल्पिक मार्गों के जरिए धीरे धीरे सामान्य होगी। घटते रूसी इंपोर्ट की भरपाई के लिए भारतीय रिफाइनरीज पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका से तेल की खरीद को बढ़ा रही हैं। भारत ने अक्टूबर में अमेरिका से रोजाना 5.68 लाख बैरल क्रूड का इंपोर्ट किया, जो मार्च 2021 के बाद से सबसे ज्यादा है। वहीं रिलायंस का रोजनेफ्ट से दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी ने भी रूसी तेल की भविष्य की खेप रोकने की घोषणा की है। हालांकि रोजनेफ्ट की आंशिक हिस्सेदारी वाली नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी मौजूदा रूसी तेल खरीद के अपने तरीके को बनाए रखेगी। 2025 की पहली छमाही में भारत ने रूस से 18 लाख बैरल क्रूड का प्रतिदिन इंपोर्ट किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सहायक कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में 6.3% हिस्सेदारी को आईपीओ के जरिए बेचने को मंजूरी दे दी है। बैंक ने बताया कि एसबीआई ने आईपीओ के माध्यम से 3,20,60,000 इक्विटी शेयर्स की बिक्री को मंजूरी दे दी, जो उसकी कुल इक्विटी पूंजी के 6.3% के बराबर है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के दो प्रमोटर्स में से एक अमुंडी इंडिया होल्डिंग भी अपनी इतनी ही हिस्सेदारी यानी 1,88,30,000 शेयर बेचने जा रहा है। एसबीआई एफएमएल के दोनों प्रमोटर्स ने संयुक्त रूप से इसके आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अगले साल तक पूरी होने की संभावना है। देश को बड़े और वर्ल्ड लेवल बैंकों की जरूरत है। इस बारे में रिजर्व बैंक और दूसरे बैंकों से बातचीत हो रही है। 12वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा
कि जीएसटी दरों में कटौती से बढ़ी मांग एक बेहतर निवेश का सिलसिला शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को बड़ी संख्या में विश्व स्तरीय बैंकों की जरूरत है। सरकार इस पर विचार कर रही है और काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम आरबीआई के साथ चर्चा कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की और पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी पर आधारित विकास पर जोर दे रही है और डेटा की कीमत 2014 में 300 रुपए प्रति जीबी थी, जो अब घटकर 10 रुपए प्रति जीबी हो गई है। We have very clearly stood out in making sure that the autonomy of decision making in matters which are important for national interest and for sovereignty are kept intact. I think this will get strengthened more with food security, energy, minerals and defense needs also becoming self-sufficient. So our diplomacy also extends where we can maintain that freedom, and in order that that area works well, I think we have played a very significant role in international affairs. India also is emerging as a Vishwa Mitra that builds bridges with countries. So one area in which I think I notice a big difference is indigenous defense production and exports, which have improved substantially. Defense production is now at 1.51 lakh crores. Defense exports have jumped 34 times since 2014 and now records 23,600 crores in terms of earnings from exports. So there is so much more to speak on the first responder role that India plays, whether in the island nations or in our immediate neighborhood. इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT का एक ताजा फैसला देश भर के होम बायर्स के लिए राहत लेकर आया है। ITAT के मुताबिक अगर किसी बिल्डर ने फ्लैट देने में देरी की और उसके बदले खरीदार को मुआवजा दिया गया तो उस रकम पर कैपिटल गेन कैटेगरी के तहत टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि ये रकम प्रॉपर्टी की सेल या ट्रांसफर से जुड़ी नहीं है, बल्कि देरी का ब्याज जैसा पेमेंट है, इसलिए इसे इंटरेस्ट इनकम के तौर पर गिना जाएगा। ये मामला मुंबई के एक दंपति से जुड़ा है जिन्होंने अपनी जमीन बिल्डर को दी थी और बदले में उन्हें एक फ्लैट मिलना था। समझौते में यह भी शर्त थी कि अगर बिल्डर तय समय पर फ्लैट नहीं देता तो उसे मुआवजा देना होगा। बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट नहीं दिया, जिसके बाद महिला को 1,85,00,000 रुपए का मुआवजा मिला। महिला ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस रकम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में दिखाया, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस पर आपत्ति की। विभाग ने कहा कि ये रकम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जुड़ी है, इसलिए इस पर सेक्शन 50C के तहत टैक्स लगेगा। विभाग ने प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 3,51,00,000 रुपए मानकर दोबारा कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की और टैक्स का नोटिस भेजा। महिला ने इस आदेश को चुनौती दी। ITAT ने सुनवाई के बाद कहा कि सेक्शन 50C केवल तभी लागू होता है जब जमीन या बिल्डिंग का ट्रांसफर हुआ हो। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बिल्डर ने सिर्फ देरी के लिए मुआवजा दिया, इसलिए ये रकम बिक्री से हुई आमदनी नहीं बल्कि ब्याज जैसा कंपनसेशन माना जाएगा। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.